गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज है 6 नवंबर 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे करेंगे। आज चार टॉपिक यहाँ पे रहने वाले हैं। पहला टॉपिक करेंगे हम लोग FATF के बारे में, यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इस टास्क फोर्स ने पिछले दिनों पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में भी रखा हुआ था। तो इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि इसको थोड़ा सा हम लोग इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ने वाले हैं आज। तो इसकी हिस्ट्री क्या है, इसका पर्पस क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पेशली फॉर द मेंस पर्सपेक्टिव, क्योंकि इसे टेररिस्ट फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इंटरनेशनली सबसे बढ़िया और सबसे इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। उसके अलावा स्टबल बर्निंग का इशू फिर से आ गया है, क्योंकि कल पंजाब के अंदर 3000+ स्टबल बर्निंग के केस देखने को मिले हैं। तो उसके बारे में बात करेंगे। स्टबल बर्निंग क्या होता है, किसान करते क्यों हैं, स्टबल बर्निंग का पॉजिटिव इम्पैक्ट के बारे में बात करेंगे, नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में भी बात करेंगे, और जो गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हुए हैं अभी तक स्टबल बर्निंग को लेकर उसके बारे में बात करेंगे। और इतने सारे स्टेप्स लेने के बावजूद भी स्टबल बर्निंग रुक क्यों नहीं रही है, उसके बारे में बात करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। ये टॉपिक आपका ज्यादातर प्रीलिम्स ओरिएंटेड होने वाला है। उसके अलावा फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के बारे में बात करेंगे और MMP क्या होता है। ये दोनों एक्चुअली एक ही एडिटोरियल का पार्ट है, लेकिन दोनों टॉपिक अलग अलग हैं। तो इसलिए हम लोग इसको अलग अलग से करेंगे। तो GS पेपर 2 में पॉलिटी वाले सेक्शन से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये टॉपिक भी आपका मेंस के पर्सपेक्टिव से ज्यादा नजर आता है, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है जी, चलो। तो पहला टॉपिक, अहेड ऑफ FATF रिव्यू, सेंटर टेक्स मेजर्स टू इम्प्लीमेंट द सजेशंस। इसका हल्का सा मतलब क्या होता है वो थोड़ा ऊपर ऊपर से बताता हूँ। देखिए, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अंदर जितनी भी कंट्रीज होती हैं, उन कंट्री की जो फाइनेंशियल पॉलिसीज होती हैं उनका रिव्यू किया जाता है। रिव्यू इन द सेंस, रिव्यू इस तरह से किया जाता है कि भाई वहाँ की जो गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट को इस तरह के स्टेप्स लेने चाहिए ताकि उस कंट्री से मनी लॉन्ड्रिंग ना हो सके और जिससे टेररिस्ट फाइनेंसिंग ना हो सके। तो इंडिया के अभी स्टेप्स को रिव्यू किया जाएगा कि ऐसा तो नहीं है कि इंडिया में कहीं कुछ मनी लॉन्ड्रिंग हो रही हो, बाद में वो जो पैसा जनरेट हो रहा है वो किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को जा रहा है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने उसके लिए कमर कस ली है। तो अपने यहाँ पे जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो बैंक्स हों, चाहे NGOs हों, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट की फर्म्स होती हैं, या जो ऑडिट करने वाली फर्म्स होती हैं, इवन सोशल मीडिया के थ्रू जो मनी मैनेजमेंट होता है या पैसा वगैरह अरेंज किया जाता है, उन सभी को हम लोग अभी रिव्यू करेंगे। और फिर एक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स उस रिव्यू के बाद में अपनी एक रिपोर्ट भेजती है। तो हमारे जो इलेक्टोरल डायरेक्टरेट हैं, ED, उसके अंदर फिर बाद में CBI, जो फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज होती हैं, सभी लोग इसमें काम करते हैं। और फिर बाद में घुमा फिरा के पूरी रिपोर्ट FATF को पेश की जाती है। और FATF को अगर लगता है कि भाई कंट्री ने स्टेप्स अच्छे खासे लिए हुए हैं, तो फिर इसको वो आराम से ग्रीन ग्रीन सिग्नल दे देती है। ये रहता है इसका पूरा आर्टिकल का मतलब है। लेकिन अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इस आर्टिकल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाली चीज़ें हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होता क्या है, कैसे काम करता है, वो हमें पता होना चाहिए। देखिए, फाइनेंशियल एक्शन जो टास्क फोर्स है ना, क्या लिखा है इसमें, इसने कहा है कि भैया एक ग्लोबल अथॉरिटी है। इट्स अ ग्लोबल अथॉरिटी। किस चीज की अथॉरिटी है? ऑन कॉम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने का जरिया है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन देखिए, इसके अंदर आपको क्या लग रहा है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका जो इनिशियल पर्पस था ना जब इसको बनाया गया था, तो वो सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग हुआ करता था। लेकिन बाद में हम लोगों ने इसके अंदर टेररिज्म फाइनेंसिंग भी जोड़ दिया। तो अभी इसके ये दो मेजर पर्पस हैं, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है और टेररिज्म जो के लिए जो फाइनेंसिंग की जाती है उसको रोकना है। और हर कंट्री का इवैल्यूएशन किया जाता है। तो अभी नवंबर के महीने में इंडिया का इवैल्यूएशन होगा, और फिर बाद में ये जो चीजें हैं वो जून 2024 में इंडिया का जो पोजीशन है वो डिस्कस यहाँ पे किया जाएगा। एक तो ये चीज हो गई। द रिपोर्ट आइडेंटिफाइज 4 प्राइमरी वेज, 4 तरीके होते हैं जिन तरीके का यूज करके फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स किसी भी कंट्री में ये ऑब्जर्व करता है और ये फाइंड आउट करता है कि वहां पे टेररिस्ट फाइनेंसिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। पहली बात, अब्यूज ऑफ ह्यूमैनिटेरियन, चैरिटेबल और नॉन प्रॉफिट कॉजेस। ठीक है, मतलब जैसे मान लो कोई NGO ऐसा हो सकता है, ये NGO भी फंड रेजिंग कर सकता है चैरिटेबल पर्पस के नाम पर, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के नाम पे, लेकिन बाद में वो टेररिस्ट फंडिंग हो रही है। ऐसा हो सकता है, राइट? जैसे मान लो अभी गाजा के अंदर कुछ इश्यूज आ गए, ठीक है, मान लो इराक में, ईरान में, कोरिया में, कहीं भी कोई इशू आ गया,
हो सकता है इंडिया में कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जो उनको हेल्प करने के नाम पे चैरिटी मांग रही हो, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के नाम पे कुछ पैसा मांग रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं उस पैसे का कुछ हिस्सा टेरर फंडिंग के लिए जा सकता है। तो इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया जाता है। यूटिलाइजेशन ऑफ द डेडिकेटेड क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द वेबसाइट, कुछ ऐसी वेबसाइट भी हो सकती है जो पैसे का जुगाड़ करती हैं टेरर फंडिंग के लिए। एंगेजमेंट ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड द मैसेजिंग ऐप, इनके थ्रू भी पैसा जनरेट किया जा सकता है। इंटीग्रेशन विद द वर्चुअल एसेट्स वगैरह, ये जैसे बिटकॉइन हो गया या कोई और डिजिटल करेंसी हो गई, इनके थ्रू भी पैसा जनरेट किया जा सकता है, अरेंज किया जा सकता है टेरर फंडिंग के लिए। तो ये सारी चीजें जो है अभी इंडिया में ऑब्जर्व की जाएंगी, और उसके हिसाब से फिर बाद में नेक्स्ट ईयर जो है हमारे लिए वो एक रिव्यू रिपोर्ट बनाई जाएगी इंडिया के लिए। और इंडिया का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है टेरर फंडिंग के लिए। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टेरर फंडिंग इंडिया में होती नहीं होगी, कहीं ना कहीं छुप छुपा के ब्लैक मार्केटिंग में कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली होता ही होगा, लेकिन एज अ गवर्नमेंट पॉलिसी हम इसे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं। दिस इज अ कंप्लीटली इलीगल एक्टिविटी इन इंडिया, ये हम सबको पता है। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक इंटर गवर्नमेंट बॉडी है जिसके अंदर 200 कंट्रीज के आसपास इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब दुनिया की हर बड़ी कंट्री, छोटी कंट्री, आइलैंड कंट्रीज इसका पार्ट है बेसिकली। पर्पस क्या है? टू प्रिवेंट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, करप्शन, टेररिज्म, फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, वो इसका मेजर पर्पस है। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, एग्जाम के परस्पेक्टिव से ये वाला सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। FATF also works to stop funding for the weapon of the mass destruction। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के लिए भी, उसको रोकने के लिए भी फंडिंग FATF का काम होता है। ठीक है जी। FATF mandate focuses only on the laundering of the proceeds of the crimes and financing of the terrorism। मतलब ये जो इनिशियल पर्पस था इसका वो मनी लॉन्ड्रिंग ही हुआ करता था। अब सवाल ये उठता है कि भाई इसके अंदर मेंबर कौन कौन है। वैसे तो 200 कंट्री ऑर्गेनाइजेशंस मिला के जो है इसके फॉलो करती हैं FATF को, बट अगर एक्टिव रूप से देखा जाए तो देयर आर कंट्री 39 मेंबर्स जो एक्टिव मेंबर हैं, जो सोशल ऑडिट करते हैं, वो सब करते हैं। और 37 जुरिस्डिक्शन है और 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल है, यूरोपियन कमीशन है। उसके अलावा 37 कंट्री हैं, इंडिया भी इसका पार्ट है। पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, ईरान, ये तीनों इसके मेंबर नहीं है। भाई ये तो खुद टेरर कंट्रीज हैं, है ना? तो ये तो इसका पार्ट हो ही नहीं सकते। चाइना इसका पार्ट है, इसराइल भी है, यूके, यूएसए और इंडिया भी इसका पार्ट है। अपार्ट फ्रॉम दैट टोटल मिला के 37 कंट्रीज इसका पार्ट है, और ये 2 बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इसका पार्ट है। आपने याद रखना है, ठीक है जी। अब ये 40+9 क्या है? एग्जाम में ऐसे ही पूछेगा, रिसेंटली द टर्म 40+9 वॉज इन न्यूज, दिस इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको वो बताएगा, टेरर फंडिंग, FATF, एक्स्ट्रा, क्लाइमेट चेंज, इस तरह के 3-4 ऑप्शन देगा। 40+9 का मतलब क्या होता है आपको बताता चलूं। शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि FATF का प्राइमरी फंक्शन क्या था? मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना। मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए ऐसी 40 रिकमेंडेशंस दी जाती हैं FATF के द्वारा, जो कंट्रीज को फॉलो करनी पड़ती है। तो 40 रिकमेंडेशन फॉर द मनी लॉन्ड्रिंग। बाकी जो 9 बची हुई जो 9 रिकमेंडेशन है वो टेरर फाइनेंसिंग के लिए होती हैं। तो 9 यहाँ पे, 40 यहाँ पे, इसे कहते हैं 40+9। अब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अंदर यूजली 2 जो है लिस्ट होती हैं। एक होती है ग्रे लिस्ट, एक होती है ब्लैक लिस्ट। पाकिस्तान कुछ समय पहले ग्रे लिस्ट के अंदर था। ये होता क्या है? ब्लैक लिस्ट बेसिकली उन कंट्रीज की लिस्ट होती है जो ओपनली ओपनली टेरर फंडिंग करती हैं, या फिर FATF के साथ बिल्कुल भी कोऑपरेटिव नहीं है, उनको डेटा प्रोवाइड नहीं कराती हैं, अपनी कंट्री में अलाउ नहीं करती हैं मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह के लिए। इसे हम लोग ब्लैक लिस्ट में रखते हैं। जैसे आप यहाँ पे नॉर्थ कोरिया का एग्जांपल दे सकते हो, ईरान का एग्जांपल दे सकते हो। कुछ कंट्री ऐसी होती हैं जो कोऑपरेटिव तो हैं FATF के साथ, उसके बावजूद भी जो रिक्वायर्ड स्टेप्स होते हैं वो नहीं लेते हैं। जैसे 40+9, ये 49 रिकमेंडेशन के ऊपर काम नहीं करते हैं, 30-35 पे काम करते हैं, 10-15 पे काम नहीं करते हैं। जैसे पाकिस्तान, पाकिस्तान ने 41 रिकमेंडेशन में काम किया था, लेकिन 7-8 रिकमेंडेशन में काम नहीं किया था, तो इसलिए उसको ग्रे लिस्ट में रखा गया था। मतलब ये कंट्री कोशिश तो करती हैं, लेकिन पर्दे के पीछे बहुत कुछ यहाँ पे होता है, तो ये ग्रे लिस्ट में रखा जाता है। तो ये थोड़ा सा FATF के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। चलिए जी,
सेकंड टॉपिक पढ़ते हैं। लेकिन सेकंड टॉपिक जाने से पहले आपको बता दूं कि सैटरडे को हमारा करंट अफेयर का बड़ा बढ़िया सेशन होता है, और मैं वो सेशन लेता हूँ, 3 साढ़े 3 घंटे का पूरा सेशन होता है, जिसमें पूरे वीक का करंट अफेयर हम लोग कवर करवाते हैं, और प्रीलिम्स और मेंस के परस्पेक्टिव से। और ये जो क्यूआर कोड दिया हुआ, आप इसे स्कैन कर सकते हो प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए। SC1000 कोड अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको 1000 रुपीज़ का डिस्काउंट मेरी तरफ से एक्स्ट्रा मिल जाता है बेसिकली, ठीक है जी। और ये व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपको कोई फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करना है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, मेंटरिंग वगैरह कुछ भी कोर्स ज्वाइन करना है, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर से पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है जी, चलो अब बढ़ते हैं टॉपिक पे। ये देखिए, एट 3230, पंजाब रिकॉर्ड्स मैक्सिमम फार्म फायर इन अ डे। अरे भाई, 3000 से ज्यादा। और कल हमने क्या बात कही थी कि दिल्ली एनसीआर में जो लेवल है एयर क्वालिटी इंडेक्स का, वो 400 प्लस हो चुका था, सीवियर प्लस कैटेगरी में जा चुका था। इसके लिए चैनल पे अलग से वीडियो भी बनाया था मैंने। लेकिन कल दिल्ली के कुछ एरिया में यह लेवल 900 पहुंच गया था। मतलब अब तो, मतलब ये बोलते हैं ना कि भाई जैसे पानी जो है वो सर के ऊपर से गुजर गया, ये पानी सर के ऊपर से नहीं गुजर गया, बल्कि पूरी लुटिया ही डूब चुकी है। अरे 900 प्लस का मतलब ये होता है आप अपने घर के अंदर बैठ के भी सांस नहीं ले सकते। ये तो सिर्फ दिल्ली एनसीआर की मैं बात कर रहा हूँ। आप हरियाणा में देखिए, फरीदाबाद 450, फतेहाबाद 442, कैथल 434, हिसार 427, गुरुग्राम 402, चंडीगढ़ 201, 212। सिर्फ एनसीआर की दिल्ली की बात नहीं हो रही है, बल्कि हरियाणा, पंजाब, इनकी हर छोटी सिटीज में, गांव में इतना ज्यादा पोल्यूशन इस समय बढ़ गया है। और इसका मेजर रीजन क्या है? PM2.5। PM2 का मेजर सोर्स क्या होता है? स्मोक। और ये स्मोक कहाँ से आ रही है? ये स्मोक आ रही है स्टबल बर्निंग से। भाई जब एक दिन में 3000 से ज्यादा केस आएंगे तो स्मोक तो आएगा ही, ऑब्वियस सी बात है। और एक इतना अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ कल एक और। एक ये गोई गवर्नमेंट ऑफिसर थे, और पंजाब में कुछ जगह पे किसानों ने स्टबल बर्निंग किया था, ये उसको रुकवाने के लिए गए थे बेचारे। इनको पकड़ लिया गया, इनको धमकी वगैरह मिली, और इन्हीं के हाथ से पराली को जलवाया गया। मतलब हद हो गई है किसी भी चीज की। गवर्नमेंट पहले तो काम नहीं कर रही है। अगर कोई मान लो बेचारा कोई ईमानदार ऑफिसर वो काम करने की कोशिश भी कर रहा है तो उसको करने नहीं दिया जा रहा है। और यहाँ पे हम लोग ये नहीं कह रहे कि सारा कसूर यहाँ पे फार्मर्स का है। फार्मर्स ऐसा क्यों कर रहे हैं? आज से 10 साल पहले तो ये समस्या, 15 साल पहले तो ये समस्या नहीं थी स्टबल बर्निंग की। तब उस समय भी किसान पैडी कल्टीवेशन कर रहे थे, उस समय भी खेती बाड़ी कर रहे थे, दिल्ली में उस समय भी लोग रह रहे थे। लेकिन ये समस्या पिछले 10-12 साल में इतनी ज्यादा क्यों बढ़ गई है? उसका भी रीजन है। तो किसानों की भी मजबूरियां हैं, गवर्नमेंट की भी अलग इश्यूज हैं, तो आज उसके बारे में हम लोग ठीक ठाक से बात करेंगे। ये टॉपिक तो हम लोगों ने खैर पहले कर लिया था। अब वाई फार्मर्स डू स्टबल बर्निंग, सवाल ये उठता है। देखिए, जब हम लोग बात करते हैं पैडी की, ठीक है, मतलब जब हम लोग धान की बात करते हैं तो राइस कल्टीवेशन जो है पंजाब में काफी होता है। और राइस कल्टीवेशन में जो है बेसिकली आप बासमती जो है मान लीजिए, ठीक है जी। पहले क्या होता था? पहले जैसे हम आप देखें, जैसे मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ठीक है जी। पहले क्या होता था? अप्रैल भी मान के चलिए। जब धान की जो खेती होती है इसको ग्रो करने में एटलीस्ट 120 डेज लगते हैं, मतलब मान के चलिए 4 से लेके 4.5 मंथ जो है इसके लिए पूरा लगता है। मतलब इसको लगाने से लेके हार्वेस्ट करने तक 4 साढ़े 4 महीने आपके लगते हैं। पहले क्या होता था, किसान क्या करते थे? अप्रैल के एंड में या फिर मई के स्टार्टिंग में धान की खेती लगाया करते थे। तो अगर आप मई के स्टार्टिंग में लगाते हो तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है। अगर आप लगाते हो तो अगस्त या फिर हल्का सा सितंबर मान के चलिए, आप यहाँ पे जाके उसकी कल्टीवेशन करते थे, राइट। अभी आपके पास पूरा सितंबर का महीना होता था, 1 महीने का टाइम आपके पास होता था। आप आराम से अपने खेतों को क्लियर कर सकते हो। इसमें क्या करते थे किसान? स्टबल बर्निंग किया करते थे, पहले किया करते थे, ठीक है। और सितंबर के महीने में क्या होता है, अगर आप इंडिया में देखें तो यहाँ से जो मान लो यहाँ पे दिल्ली है अपना, और दिल्ली की तरफ जो है ऐसे वेस्ट से हवाएं चला करती थी एज अ पार्ट ऑफ मॉनसून विंड। तो इसीलिए पंजाब में अगर स्टबल बर्निंग होता था तो दिल्ली में धुआं नहीं आता था। स्टबल बर्निंग होती थी पहले,
क्योंकि उस समय लेटर मॉनसून वाला पार्ट होता था, तो वो वेस्टर्न विंड ऐसे चली जाया करती थी। लेकिन बाद में समस्या पता क्या हुई? बाद में पंजाब के अंदर एक रूल बना दिया गया कि कोई भी किसान मिड जून से पहले, मिड जून से पहले धान नहीं लगाएगा। अब किसान जब यहां पे धान लगाएंगे, ठीक है, पार्ट ऑफ जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, तो कटाई अक्टूबर में जाके होगी। अक्टूबर में जाके जब कटाई होगी, मान के चलिए, तो स्टबल बर्निंग तो अभी भी होगी, पहले भी हो रही थी। तो अभी पहले किसानों के पास एक महीने का समय हुआ करता था राइस काट के और वीट के लिए अपने खेत को तैयार करने में, एक महीने का समय हुआ करता था। लेकिन क्योंकि अभी अक्टूबर में कटाई हो रही है, तो किसानों के पास यहाँ पे समय ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जाके किसानों को अपनी वीट के लिए भी तो खेत तैयार करना है ना। तो नाउ दे हैव हार्डली 1 वीक और 2 वीक्स, मैक्सिमम 2 वीक है। पहले उनके पास एक डेढ़ महीना हुआ करता था तैयार करने के लिए। और अक्टूबर के टाइम में क्या होता है, ये जो वेस्टर्न विंड यहाँ से चल रही थी, पहले दिल्ली के बाहर जा रही थी, ये अभी पंजाब की तरफ से चलना शुरू हो जाती है बिकॉज ऑफ द रिटर्निंग मॉनसून। विंटर में दिल्ली की तरफ विंड चलती है, पहले दिल्ली की तरफ विंड नहीं चलती थी। ये पूरा इशू होने की वजह से पिछले 10-12 सालों में ये समस्या खड़ी हो गई, क्योंकि 2009 में पंजाब ने ये कानून बनाया था कि भाई आप मिड जून में, मिड अप्रैल में और मई में धान नहीं लगाओगे, आप मिड जून में जाके तो ये जो एक डेढ़ महीने का फर्क यहाँ पे पड़ गया है, ये बाद में जाके यहाँ पे परेशानी क्रिएट कर रहा है। ये रीजन यहाँ पे मेजर नजर आता है, जो इसकी जड़ है वो ये है। बाकी दो दूसरी चीजें हैं वो तो ऑफ कोर्स यहाँ पे हैं ही। तो ये जो पंजाब प्रेजेंटेशन ऑफ द सबसॉइल एक्ट बनाया गया था 2009 में, जिसके अंदर जो खरीफ रीजन है, मतलब राइस की कल्टीवेशन, वो लेट कर दिया गया, अक्टूबर तक कर दिया गया। ऐसा पंजाब की गवर्नमेंट ने इसलिए किया था क्योंकि लॉस ऑफ वाटर हो रहा था। अब मान के चलिए, अगर आप अप्रैल में या मई में अगर यहाँ पे धान लगाओगे भाई, तो धान तो वाटर इंटेंसिव क्रॉप है ना, तो पानी का यूसेज होगा। लेकिन अगर आप जून में लगाओगे तो मानसून शुरू हो जाता है, जून जुलाई तक तो पानी की खपत उतनी नहीं होती है। लेकिन आप अप्रैल मई में लगाओगे तो बहुत खपत होती थी। तो पंजाब का ग्राउंड वाटर बहुत नीचे जा रहा था, उसको सेव करने के लिए सरकार ने ये किया, लेकिन उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ। और पानी अभी भी नहीं सेव हुआ है, पानी अभी भी उतना ही चल रहा है, ये भी तो समस्या है ना। आपने कानून बना दिया, इट्स बीन लाइक 14 ईयर्स, 14 ईयर में आपकी इस पॉलिसी से कितना ग्राउंड वाटर सेव हुआ है, इसकी कोई भी रिपोर्ट अब तक गवर्नमेंट ने पेश नहीं की है। तो किसानों के पास बहुत कम टाइम होता है अपने खेत को प्रिपेयर करने के लिए। और किसानों को लगता है कि यार ये खेत, इसको जलाना ना बड़ा जल्दी तरीका है, सस्ता तरीका है, तो किसान उसको जो है जला देते हैं। पहले क्या होता था, पहले मशीनों से तो कटाई नहीं होती थी, हाथ से कटाई होती थी। हाथ से जब कटाई की जाती है तो वो काफी नीचे से कटाई की जाती है। मान लो जो है आप जो है, मैं ये देख रहा था, हाँ ठीक है, मान लो आपका ये पौधा है, ठीक है, और जब पहले कटाई होती थी हाथ से होती थी तो यहाँ से काटते थे लेबर, लेकिन मशीन से होती है, मशीन यहाँ से काटती है। तो इतना बचा हुआ पार्ट आपका अभी वेस्ट है, ये तो आपके खेत के अंदर ही खड़ा हुआ है। तो इसको क्लियर करवाने के लिए किसान क्या करते हैं, अभी स्टबल बर्निंग करते हैं। पहले हाथ से कटाई होती थी, नीचे से होती थी, तो स्टबल बर्निंग के केस उतने नहीं आते थे। अब मशीनें का यूज ज्यादा होने लगा है। क्यों होने लगा है? क्योंकि लेबर बहुत महंगी हो गई है। लेबर लेती है 5,000 रुपये पर एकड़, मशीन लेती है सिर्फ 1,500 रुपये से लेके 2,000 रुपये पर एकड़। तो किसान इससे खाली करवा देते हैं, मशीन से। ये भी समस्या यहाँ पे नजर आती है। पहले जो धान के बचे हुए जो पार्ट हुआ करते थे, स्टबल रेजिड्यू आप कह सकते हो, वो जानवरों को खिलाए खिलाए जाते एज अ फोडर, ठीक है। लेकिन अब वो भी नहीं खिलाए जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर हाई सिलिका कंटेंट होता है, तो वो भी जो है हो गया। गवर्नमेंट हैप्पी सीडर प्रोवाइड करवा रही है किसानों को, लेकिन इसके लिए रेंट किसानों को खुद देना पड़ता है, 1,000 रुपये पर एकड़, भैया हम क्यों देंगे? तो इन सभी रीजन की वजह से स्टबल बर्निंग की जाती है। स्टबल बर्निंग के इम्पैक्ट तो आपको बहुत अच्छे से पता ही है, कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होते हैं इसके ऑफ कोर्स। जो अनवांटेड हर्बिसाइड वगैरह होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। ये दिस इज वन ऑफ द चीपेस्ट वे ऑल्सो, ठीक है। लेकिन इसके नेगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ज्यादा है, ऑफ कोर्स स्मोक सूट वगैरह होता है, इंटेंसिव हीट जनरेशन होती है, टेम्परेचर बढ़ता है, सोइल इरोजन इससे होता है, क्योंकि आपकी सोइल बैरन हो जाती है, ऑलमोस्ट न्यूड हो जाती है आपकी सोइल। तो जब पानी वानी आप डालते हो तो सोइल इरोजन होता है, विंड इरोजन भी होता है। वो दिक्कतें तो ऑफकोर्स यहाँ पे ऑर्गेनिक कंटेंट सोइल का वो रिमूव हो जाता है ना, इंपॉर्टेंट जो न्यूट्रिएंट्स थे वो लॉस हो जाते हैं। ये तो ऑफकोर्स बेनिफिट, नेगेटिव इफेक्ट है ही।
उसके अलावा न्यूरोलॉजिकल डिसीज, कार्डियोवास्कुलर इश्यूज, रेस्पिरेटरी इश्यूज वगैरह, आईज थ्रोट वगैरह में भाई मुझसे पूछ के देखो, दिल्ली में रहता हूँ मैं, हालत बहुत खराब है। और अभी दिल्ली में नहीं, अब तो हरियाणा पंजाब में अगर गांव में भी रह रहे हो आप, गांव में भी यही हाल है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, आपने देख ही लिया, गांव में भी 400+ पोल्यूशन का लेवल जा चुका है। ठीक है जी, तो कुछ इनिशिएटिव तो गवर्नमेंट ने लेने की कोशिश की है एक्चुअली। बायोमास पावर प्रोजेक्ट वगैरह लगाए गए हैं, वहाँ पे 50% जो है यूज टबल का यूज किया जाना मैंडेटरी कर दिया गया है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की भी कोशिश की गई है। उसके अलावा जो सेक्शन 188 है इंडियन पिनल कोड का, इसको इम्प्लीमेंट किया गया है कुछ जगह पे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 2015 में ही स्टबल बर्निंग को कम्प्लीटली बैन कर दिया है। कुछ जगह पे फाइन्स और पेनल्टीज लगाने के केस भी नजर आ रहे हैं। बायोडिकम्पोजर टेक्नोलॉजी का भी डेवलप किया गया है। लेकिन देखिए, ये कुछ टेक्नोलॉजी लगाई गई है, टेक्नोलॉजी आपने बहुत लगाई है, उसके बावजूद भी टोटल जो उसका आउटकम है वो नजर नहीं आ रहा है। स्टबल बर्निंग को लेकर इतनी सारी स्टेप हम लोगों ने लिए हैं, लेकिन आप मान के चलिए 10 to 40%, इससे ज्यादा स्टबल बर्निंग के केस कम नहीं हुए हैं। क्यों नहीं हुए हैं? इसके लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं। पहली बात, अगर किसानों को आप सब्सिडी देते हो इसको रोकने के लिए, तो हमारी गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन बहुत ज्यादा आ जाएगा, फाइनेंशियल बर्डन आएगा। ये तो हम लोगों ने देख ही लिया है एक्ट, जिसका नुकसान हुआ है। बायोडिकम्पोजर की बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। अगर बारिश हो गई तो बायोडिकम्पोजर पूरा वेस्ट हो जाता है। मोस्टली फार्मर हमारे यहाँ पे स्मॉल एंड मार्जिनल मार्जिनल फार्मर्स हैं, उनको तो कुछ सब्सिडी वगैरह का बेनिफिट वैसे भी नहीं होता है ना। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यूपी, राजस्थान आपस में पॉलिटिकल डिस्प्यूट ही चलते रहते हैं, कोऑपरेट नहीं कर पाते हैं आपस में। तो और एमएसपी प्रॉपर तरीके से नहीं दिया जाता है, तो इसलिए किसान ऑल्टरनेटिव मेथड को अडॉप्ट नहीं करते हैं। किसान कहते हैं भाई आप हमें पहले एमएसपी दीजिए, हमारी फसलों का दाम बढ़ाइए, थोड़ा बहुत हमारे जेब में पैसा आएगा तभी तो हम लोग मशीनों का यूज करेंगे, इसको मैनेज करेंगे। आप हमें एमएसपी भी नहीं दे रहे हो, और आप कह रहे हो कि एक्स्ट्रा पैसा खर्च करके आप स्टेबल बर्निंग को रोकिए, इसको मैनेज करिए, हमसे दो दो चीजें नहीं होंगी। किसान ऐसा कह रहे हैं। तो सोल्यूशन की बारे में बात करें तो सोल्यूशन जो है बहुत सारे हैं यहाँ पे, ऊपर ये सजेस्ट भी किए गए थे और जो सरकार ने लिए भी हैं, लेकिन अल्टीमेटली कुछ ग्राउंड पे रियलिटी नजर नहीं आ रही है। किसानों को लिए अवेयरनेस प्रोग्राम बढ़ाना पड़ेगा, प्रॉपर तरीके से मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, ऐसी कुछ नई मशीनों का को बनाना पड़ेगा, या मशीनें जैसी बनी हुई हैं उनको प्रॉपर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। स्वामीनाथन जी ने भी ऐसा कहा था कि भाई जो स्टबल है इसको जनरली वेस्ट माना जाता है, लेकिन इसे हम लोग एज अ इनकम और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं अभी वो तो सरकार ने ही देखना है, कुछ पॉलिसीज वगैरह लेके आएंगे। लेकिन समस्या हैं, ऑफ कोर्स कॉम्प्लिकेशन है बहुत ज्यादा यहाँ पे, तो हम लोग ये भी नहीं कह सकते भाई अचानक से सारी समस्याओं का सॉल्यूशन हो जाएगा। बट कोशिश जारी है। जितने भी स्टेक होल्डर हैं यहाँ पे, चाहे गवर्नेंस है, आम आदमी है, किसान है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज हैं, है ना, सबको मिलके बैठ के बात करनी पड़ेगी, तभी यहाँ पे काम चलेगा। चलिए जी, तो ये न्यूज़ आंध्र प्रदेश से है। इसी तरह की न्यूज़ थोड़े समय पहले वेस्ट बंगाल से भी थी। तो हमारा जो सरकार ने प्रोग्राम चलाया हुआ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इसे इम्प्लीमेंट किया जाता है पूरे देश भर में, और अलग अलग स्टेट्स को इसके लिए पैसा दिया जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं। लेकिन आंध्र प्रदेश ने क्या किया, इसका नाम चेंज कर दिया। आंध्र प्रदेश में जो सरकार है वो वाईएसआर की सरकार है, तो इन्होंने क्या किया, प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ साथ वाईएसआर भी ऐड कर दिया, मतलब स्कीम का नाम ही चेंज कर दिया, और उसके ऊपर अपनी लोगो भी लगा दिया, पार्टी का लोगो भी लगा दिया। मतलब हर जगह पे हम लोग क्या करते हैं, अपनी पब्लिसिटी करने का मौका नहीं छोड़ते हैं। स्कीम का नाम ही चेंज कर दिया, सेंटर की स्कीम है लेकिन उन्होंने अपनी स्टेट की स्कीम बना दिया। ऐसा कुछ समय पहले वेस्ट बंगाल में भी हुआ था, जब ममता बनर्जी की गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम चेंज कर दिया था और इसे बांग्ला आवास योजना नाम दे दिया था। फंड सेंटर से आ रहा है लेकिन सरकार, स्टेट ने ऐसा कर दिया। अब ये इसके अंदर 100% पॉलिटिकल रीजन है, इसमें कोई और रीजन नहीं है, सिर्फ पॉलिटिकल रीजन है। तो अब जब ऐसा किया गया, तो आंध्र प्रदेश का फंड जो है गवर्नमेंट ने रोक दिया। इसी तरह से कुछ पिछले दिनों जो है वेस्ट बंगाल का फंड भी सरकार ने रोक दिया था कि भाई आपने स्कीम का नाम ही चेंज कर दिया। अगर आप ऐसा लगता है तो आप अपनी स्टेट की अलग से स्कीम चला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो सेंटर की स्कीम है वो प्लीज आप सेंटर की स्कीम रहने दें। वो उसको लेके थोड़ा सा न्यूज में है। तो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए कि भैया स्कीम क्या है। तो बेसिकली 1996 में जब इस तरह की स्कीम चलाई गई थी हमारे देश में आवास के लिए, उसका नाम इंदिरा आवास योजना रखा गया था।
लेकिन इंदिरा आवास योजना के अंदर बहुत सारे लूप होल्स थे। कैग की रिपोर्ट आई थी 2014 में। इससे पहले भी कैग की रिपोर्ट एक आई थी 1998 के अंदर, जिसके अंदर ये कहा गया था भी इंदिरा आवास योजना के अंदर बहुत सारी दिक्कतें हैं। पहली बात तो घरों की क्वालिटी बहुत खराब है, लार्ज स्केल करप्शन होता है। घर लगाने के बाद उसकी मॉनिटरिंग नहीं की जाती है। किसी किसी घर में दो दो कमरे लगाए जाने थे, लेकिन वहां पे सिर्फ एक टॉयलेट लगा के छोड़ दिया गया, वो भी नॉन फंक्शनिंग। लार्ज स्केल करप्शन हुआ। बेनिफिशरीज की प्रॉपर तरीके से यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी उसके अंदर हुआ करती थी, इसलिए ये स्कीम फ्लॉप हो गई। तो इसके अंदर जो दिक्कतें थी उसको दूर करने के लिए एक नई स्कीम चलाई गई, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जो 2016 से इसको लागू किया गया। और इसका लोगो क्या था? हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022। तो क्या सबके लिए हाउस बन गए हैं? ऑफ कोर्स नहीं बने हैं। 70% से लेके 80% का जो टारगेट है वो अचीव हो चुका है। 2030 का टारगेट अभी बचा हुआ है। बीच में कोविड भी आ गया, सरकार का ये भी कहना है कि उसकी वजह से भी थोड़ा 2-3 साल ये डिले हो गया है। 2 साल तो आप कोविड में निकालने खास काम हुआ नहीं था। तो ये जो है पूरी स्कीम का जो है खाका बनता है। 1 करोड़ हाउस होल्ड जो है वो बनाए जाने थे 2016-17 के बीच में। और अभी जो लेटेस्ट रिकॉर्ड है 2023 का, वो ये कहता है दैट 2.90 करोड़ हाउसेज हैव बीन सैंक्शनड, जिनमें से 2.31 करोड़ कंप्लीट हो चुके हैं। तो अभी 0.6 करोड़ घर बचे हुए हैं, मतलब 50 लाख के लगभग घर अभी आपने लगभग बनाने हैं पूरे देश में। तो बीच में आंध्र प्रदेश में थोड़ा काम अभी रुक जाएगा, बंगाल में थोड़ा काम रुक गया था, जिसकी वजह से थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पे सोशल ऑडिट भी किया जाता है, मतलब वहाँ की जो ग्राम पंचायत है, कुछ एनजीओ वगैरह हैं, कम्युनिटीज वगैरह हैं, ठीक है, वो उसका सोशल ऑडिट भी करती हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के साथ साथ एक प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन भी है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में वो जो अर्बन वाली जो स्कीम है उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, नीचे कमेंट में बताएं। ठीक है, चलो ये पढ़ते हैं। अ लीफ आउट ऑफ न्यूजीलैंड वोटिंग सिस्टम। देखिए वैसे तो ना ये राइटर ने जोड़ने की कोशिश की है ओडिशा के इलेक्शंस को और न्यूजीलैंड के इलेक्शंस को, लेकिन कुछ खास कनेक्शन बना नहीं है टू बी ऑनेस्ट। बट एनीवेज में कहने का मतलब क्या है, 2019 में जब इलेक्शन हुए थे, जनरल असेंबली के इलेक्शन हुए थे, उसी समय ओडिशा में वहां के स्टेट असेंबली इलेक्शन भी हुए थे। ठीक है, दोनों इलेक्शन लगभग लगभग साइड बाय साइड हुए थे उड़ीसा में। तो वोटिंग पैटर्न क्या रहा? असेंबली इलेक्शंस में उड़ीसा में मोस्टली लोगों ने बीजू जनता दल को वोट दिया। इन्हीं लोगों ने 2019 में जब नेशनल पॉलिटिक्स की बात आती है जनरल इलेक्शन में, बीजेपी को भी वोट दिया, कुछ लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया, कुछ लोगों ने बीजू जनता दल को वोट दिया। मतलब यहाँ पे जो लोग बीजू जनता दल को वोट दे रहे थे उसमें से कुछ लोगों ने उधर बीजेपी को वोट दिया। इसे स्प्लिट वोटिंग कहते हैं। मतलब जब एक ही वोटर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी को वोट देता है फॉर डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट। नेशनल पॉलिटिक्स में लिए हो सकता है कि वो कांग्रेस को वोट दे, और हो सकता है स्टेट पॉलिटिक्स में वो किसी समाजवादी पार्टी, किसी अलग पार्टी का वोट दे। दिस इज कॉल्ड स्प्लिट वोटिंग। ठीक है, इसी तरह की स्प्लिट वोटिंग का कॉन्सेप्ट आपको न्यूजीलैंड में भी नजर आता है, क्योंकि न्यूजीलैंड में जो इलेक्शन का सिस्टम है वो बिल्कुल थोड़ा डिफरेंट होता है, वो आपको बताऊंगा क्या होता है। बट इंडिया में ओवरऑल कौन से सिस्टम को यूज किया जाता है, उसे कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। क्या कहते हैं, याद रखना है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ये लक्ष्मीकांत के अंदर भी दिया हुआ है, थोड़ा थोड़ा आप इसको वहां से भी आराम से पढ़ सकते हो। इसका मतलब क्या, तो आपको मैं बता देता हूँ। फर्स्ट पास द पोस्ट, जैसी एक पोस्ट है, ये दूसरी पोस्ट है, ये तीसरी पोस्ट है। अब यहाँ से आपने रनिंग करना शुरू किया। ठीक है, आपने रनिंग करना शुरू किया, आप यहाँ से दौड़ रहे हो, और जो इंसान इस पहली पोस्ट को सबसे पहले पास करेगा वो पर्सन हो जाएगा विनर। इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनकी स्पीड कितनी है, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इन्होंने कितना टाइम लिया है, डजेंट मैटर एट ऑल। जो भी आदमी इसको पहले पार करेगा वो विनर होगा। हमारे इंडिया में भी ऐसा यूज होता है, यही सिस्टम यूज होता है। अब मान लो किसी पर्टिकुलर जगह पे कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर 100 वोट्स हैं। अब यहाँ पे 5 कैंडिडेट जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं इन 100 वोट्स को लेके। पहले कैंडिडेट को मिली 10 वोट, दूसरे कैंडिडेट को मिली 5 वोट, तीसरे कैंडिडेट को मिली 20, चौथे कैंडिडेट को मिली 15 वोट। ठीक है, कितना हो गया, 10, 15,
15, 35 और 50 हो गया। चलो अब इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। पहले कैंडिडेट को मान लो यहाँ पे जो है, पहले कैंडिडेट को यहाँ पे मिली 20 वोट्स, दूसरे कैंडिडेट को मिली 15 वोट्स, तीसरे को मिली 20 वोट्स, चौथे को मिली 15 वोट्स, और पांचवे को जो है बची हुई वोट मिलेंगी। तो ये कितना हो गया, 20 प्लस 15, 35, 55, और ये 15 कितना हो गया आपका, 70 हो गया टोटल मिला के। ठीक है जी। बचे हुए कैंडिडेट को कितनी वोट मिली, 30 वोट मिली। टोटल वोट में से 30 इस अकेले को मिली, बाकी लोगों को 70 मिली। तो हु इज गोइंग टू बी द विनर, दिस 30 वाला पर्सन इज गोइंग टू बी द विनर। जबकि इसको सिर्फ 30% वोट मिली है, उसके बावजूद भी ये विनर है, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस दूसरों के कंपैरिजन में देखी जाती है। दूसरों से तो ज्यादा वोट मिली है ना, इसे कहते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। इसमें जरूरी नहीं है कि आपको 50% प्लस वोट मिले, जरूरी नहीं है। आपकी वोट दूसरों के कंपैरिजन में ज्यादा होनी चाहिए, दैट्स द टोटली मैटर। अब हो सकता है मान लो इसको 25 वोट मिलती यहाँ पे, ठीक है, अब इसको भी 25 मिलती, 15, 20, 15, 25, हालांकि एग्जैक्ट ऐसा नहीं होती है, एक वोट का भी फर्क अगर पड़ गया, अगर इसके पास 25 प्लस 1 वोट है, 1% नहीं, ओनली 1 वोट, तो दिस इज गोइंग टू बी अगेन द विनर। तो 25% प्लस 1 वोट वाला आदमी भी विनर हो सकता है। दिस इज द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, और हम लोग इसको इंडिया में फॉलो करते हैं। तो इसमें हमारे जो पूरा कंट्री है वो छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर डिवाइड किया जाता है। उसके बाद हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर हर पॉलिटिकल पार्टी अपना एक रिप्रेजेंटेटिव जो है वो नॉमिनेट करती है इलेक्शन के लिए। जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलती है उसको विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है, जो उस विनिंग पोस्ट को पार करेगा, दैट्स इट। बट इंडिया में इस चीज को फॉलो क्यों किया जाता है, ये भी तो जब इंडिया आजाद हुआ तो ये डिबेट हुआ पार्लियामेंट के अंदर, क्या क्या करें हम लोग, मतलब फर्स्ट फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को अडॉप्ट करें, या फिर हम लोग जो है रिप्रेजेंटेटिव मेथड के थ्रू जाएं, इनडायरेक्ट मेथड जो होता है, या फिर हम लोग एमएमएम के थ्रू जाए। तो चार पांच तरीके हम लोगों ने डिसाइड किए थे, जिनके ऊपर डिबेट हुआ, और बाद में हम लोगों ने डिसाइड किया कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम इंडिया के लिए बेटर है। क्योंकि पहली बात तो ये सिंपल सिस्टम है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। क्योंकि देश में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो बहुत कम एजुकेटेड थे, बहुत सारे लोग इंडिया में ऐसे थे जो इलिटरेट थे, पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनको अपना कॉम्प्लेक्स सिस्टम समझ में नहीं आएगा। इसलिए सिंपल तरीके को यूज किया गया, प्रैक्टिकल भी है। हालांकि उससे पहले इंडिया में अडल्ट यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी का सिस्टम नहीं था, सब लोग वोट नहीं दे सकते थे। लेकिन कुछ लोगों को वोट देने का अधिकार था इंडिया में पहले भी, जब इलेक्शंस वगैरह होते थे, तो लोग थोड़ा इससे फैमिलियर भी थे। तो इसलिए हम लोगों ने इस सिस्टम को फॉलो किया। इट इज सिंपल टू ग्रास्प, लो कॉस्ट सिस्टम होता है, ज्यादा तामझाम करना नहीं होता है, इसलिए हम लोगों ने इसको यूज किया। ये तो इसके बेनिफिट हो गए, तो क्यों हम लोगों ने अडॉप्ट किया, वो भी सेम आंसर हो गया। लेकिन इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं। डीमेरिट ये है कि जो छोटी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, वो यहाँ पे उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाता। क्योंकि मान के चलिए आपके यहाँ पे दो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैं और एक छोटी पॉलिटिकल पार्टी है। अगर आप छोटी पॉलिटिकल पार्टी को वोट देते हो, आपको भी पता है ये जीतेगी नहीं, ये नहीं जीतेगी, तो आपका वोट तो वेस्ट हो गया। तो आप चाहते हुए भी उस छोटी पार्टी को वोट नहीं देते हो जिसके जीतने के चांसेस बहुत कम है। आप उन पॉलिटिकल पार्टी को वोट देते हो जिनके जीतने के चांसेस ज्यादा है, कहीं आपका वोट वेस्ट ना हो जाए। तो छोटा पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे नजर नहीं आता है, राइट। तो जिसकी वजह से जो माइनॉरिटी जो व्यू है, वो यहाँ पे उनको दिक्कत आ जाती है, माइनॉरिटी वॉइस को। ये सबसे बड़ा जो है ड्रॉबैक है इसमें। और क्योंकि 20-30% वाला वो आदमी भी वोट जीत सकता है, तो इसलिए कास्ट कम्युनल वोट बैंक पॉलिटिक्स यहाँ पे ज्यादा चलती है। ये इसका जो है बहुत बड़ा नुकसान है। इसी के साथ साथ न्यूजीलैंड में जो सिस्टम यूज किया जाता है, वो क्या उसे कहते हैं मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल सिस्टम। ये एफटीपी से थोड़ा अलग अलग होता है। इसमें क्या होता है, थोड़ा को मैं बताता चलूं अगर, इसमें ना जो वोटर होता है, अभी अपने इंडियन वाले सिस्टम के अंदर तो वोटर के पास एक ही चॉइस होती है, लेकिन यहाँ वोटर के पास दो चॉइस होती है। ठीक है। तो जब इलेक्शन लड़ा जाता है,
तो उसको दो लोगों को वोट देनी पड़ती है। एक उसको वोट देनी पड़ती है पॉलिटिकल पार्टी को, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी को, और दूसरी लोकल कैंडिडेट को, लोकल कैंडिडेट को। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे मान के चलें, मान लो इंडिया का कोई वोटर है, इसके पास दो चॉइस है इलेक्शन में कि भाई आप एक पार्टी चूज करिए, बीजेपी, कांग्रेस या कोई भी नेशनल लेवल पे जो आप चाहते हो कि ये पावर में आए। दूसरी तरफ कोई भी लोकल कैंडिडेट वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो सकता है, आप इसे इलेक्ट करिए। आपके पास दो चॉइस है। आप चाहते हो कि आपको नेशनल लेवल पे ये पार्टी को जो है रिप्रेजेंट करें आपके देश को, आप इनको वोट दीजिए। लेकिन जो लोकल कैंडिडेट है आप उससे खुश नहीं है, तो आप उसको वोट मत दीजिए। आप मान लो चाहते हो नेशनल लेवल पे जो है वो बीजेपी आए, लेकिन आपका जो लोकल बीजेपी का कैंडिडेट है आपको वो पसंद ही नहीं है, आपको तो किसी और पॉलिटिकल पार्टी का पसंद है। तो आप अपने लोकल पॉलिटिकल पसंदीदा कैंडिडेट को वोट देते हुए भी नेशनल लेवल पे अपनी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी को पावर में लेके आ सकते हो। ये सिस्टम न्यूजीलैंड के अंदर यूज किया जाता है और इसे हम लोग कहते हैं MMP सिस्टम, मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल सिस्टम। तो इसके अंदर क्या होता है, जो छोटी पॉलिटिकल पार्टी होती है ना, जैसे इंडिया में वो तो वो अलाउड नहीं थी, उनको जीतती नहीं थी, लेकिन यहाँ पे वो छोटी पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट भी जीत सकते हैं, क्योंकि वो नेशनल लेवल पर तो इलेक्शन कैंपेनिंग नहीं कर सकते, इतना पैसा उनके पास नहीं है, इतनी पावर उनके पास नहीं है। लेकिन छोटे लेवल पे तो वो प्रचार कर सकते हैं ना, तो छोटे लेवल पे वो जीत सकते हैं, चाहे नेशनल लेवल पे ना भी जीते, डजेंट मैटर। यहाँ पे ये बहुत फर्क पड़ता है। MPP के अंदर क्या होता है, जो जो लोकलाइज जो कैंडिडेट होते हैं दे आर मोर अकाउंटेबल नाउ, दे आर मोर अकाउंटेबल। यंग लोगों को ज्यादा चांस मिलता है इस MMP सिस्टम से, क्योंकि जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है वो सीनियर कैंडिडेट को ही इलेक्ट करती हैं, नॉमिनेट करती हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में। लेकिन यहाँ पे जो छोटी पॉलिटिकल पार्टी होती है, यंग लोग जो बनाते हैं या जो नई पॉलिटिकल पार्टीज बनती हैं वो यंग लोगों को चांस देती हैं। तो आप यहाँ पे जा सकते हो, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के जीतने के चांसेस इस सिस्टम के अंदर ज्यादा होते हैं। तो आपका मन करता है इलेक्शन लड़ने का, भी लड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोकल लेवल पे जीत सकते हो, चाहे आपकी पॉलिटिकल पार्टी नेशनल लेवल पे ना भी जीते। ये इसका फर्क होता है, जिससे एनहेंस होती है हमारी डेमोक्रेसी। सिस्टम थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है। यहाँ पे दिक्कत ये है कि ये थोड़ा सा जो पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, वोटर को बहुत अवेयर होना पड़ता है, लिटरेट होना पड़ता है। हालांकि इंडिया का जो वोटर है वो बहुत पॉलिटिकली अवेयर होता है। मतलब कई ऐसे सर्वे किया कि जिसमें ये पाया गया कि चाहे आपकी फॉर्मल एजुकेशन ना हो, बट इंडिया में जो वोटर है वो बहुत पॉलिटिकली अवेयर होता है, किसको वोट दे रहा है, क्यों दे रहा है, हर पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट को उसको पता होता है, पॉलिसीज का पता होता है। तो क्या इंडिया में भी MMP सिस्टम का यूज किया जाना चाहिए? ये इस आर्टिकल के अंदर रिकमेंड किया गया है कि यस, कुछ जगह पे हम लोग एक्सपेरिमेंट के तौर पे इस सिस्टम को यूज करके देख सकते हैं। और यार 1940s 50s में जब इंडिया के अंदर इलिटरेसी बहुत ज्यादा थी, अब तो नहीं है ना, अब तो मोस्टली लोग पढ़े लिखे हैं ना। तो आप इस सिस्टम का यूज करके देख सकते हैं एक्सपेरिमेंट के लिए। अच्छा लगेगा, प्रैक्टिकल लगेगा तो कंटिन्यू करिए, नहीं तो नहीं करिए। तो ये इस आर्टिकल के अंदर बेसिकली बताया गया है और इन्होंने न्यूजीलैंड और इंडिया के सिस्टम को बेसिकली यहाँ पे कंपेयर किया है। अच्छा आर्टिकल है, मेंस के परस्पेक्टिव से डेफिनेटली एग्जाम के लिए आपको इसको अच्छे से समझना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही है, कुछ एडिशनल आर्टिकल है, पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।